हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एंटी अपार्थीड मूवमेंट वाला चैप्टर। यहाँ पर आज का टॉपिक है द मेन फीचर्स ऑफ अपार्थीड। पिछले वीडियो में हमने इसका बैकग्राउंड डिस्कस किया था एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स मेन फीचर। तो अपार्थीड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के टाइम पे इसे पॉलिटिकली इंट्रोड्यूस किया गया था बाय डॉक्टर मलान, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो अब इसके फीचर्स अगर जान लें तो अपार्थीड का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि इसका मतलब ही होता है सेपरेटनेस। मतलब कंप्लीटली ब्लैक्स और वाइट्स को सेपरेट करना एज फार एज पॉसिबल एट ऑल लेवल्स। मतलब वाइट्स के लिए सेपरेट बसेस रहेंगी और ब्लैक्स के लिए सेपरेट रहेंगी। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ भी सबके लिए डिफरेंट रहेंगी, चाहे पार्क बेंचेस हो, वॉशरूम्स हों, कैफ़ेज़, बीचेस, हॉस्पिटल्स एंड इवन स्कूल्स भी जो ब्लैक चिल्ड्रन थे उनके लिए डिफरेंट स्कूल होता था एंड वाइट्स के लिए डिफरेंट। एंड जो ब्लैक चिल्ड्रन का स्कूल होता था दे वर गिवन inferior education as compared to the whites. अब रेशियल क्लासिफिकेशन और आइडेंटिटी कार्ड, मैंने पास्ट लॉज के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। बात करी थी कि पास्ट लॉज होते थे तो वह उसके अकॉर्डिंग कुछ ब्लैक्स को अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना आइडेंटिटी प्रूफ हमेशा साथ में रखना पड़ता था, हमेशा अपने पास रखना पड़ता था। और जो पुलिस होती थे वो पुलिस ऑफिसर्स कभी भी चेक कर सकते थे उन डॉक्यूमेंट्स को। एंड अथॉरिटी जो होती थी वो कई बार एक्शन भी लेती थी उनके अगेंस्ट, काफ़ी ब्रूटल एक्शन लिया जाता था। एंड ऑब्वियसली जब इतना सेग्रीगेशन है तो ऑब्वियसली वाइट्स और नॉन वाइट्स के बीच में मैरिज तक फॉरबिडन थी। दे कांट गेट मैरिड। रेशियल एंटी रेस मैरिज नहीं होती थी, इंटर रेस मैरिज, like whites and blacks cannot get married to each other. Now the last point is कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था अफ्रीकन्स को। जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, उनको वोटिंग राइट्स तक नहीं मिले थे एंड पार्लियामेंट में भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था उनका। तो इस पर एक साउथ अफ्रीकन राइटर थे एलन पेटन, उन्होंने कहा है कि अपार्थीड मैन को रिजेक्ट करती है। लाइक नॉन वाइट्स को उनकी लैंड और लिबर्टी नॉन वाइट से छीन ली जाती है, होम्स ब्रेक होते हैं, फैमिली ब्रेक होती है एंड लाइक सेग्रीगेशन अगर हुआ। और एंड इन दिस केस अगर किसी ब्लैक्स कि ब्लैक और वाइट का रिलेशन पहले ही बन चुका हो तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है उस रिलेशन को। एंड अफ्रीकन चिल्ड्रन को जो एजुकेशन दी जाती है वो बस इसलिए कि वो सर्वेंट्स बने, सर्वेंट बनने के एजुकेशन दी जाती है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर नेल्सन मंडेला का क्या रोल था इस एंटी अपार्थीड मूवमेंट में। सो हु वाज नेल्सन मंडेला? तो वो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन थे एंड ही वाज एन अ फिलोंथ्रपिस्ट ऑल्सो। एंड वो काफ़ी फेमस थे। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट ऑफ एंटी अपार्थीड मूवमेंट। तो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेशनल पार्टी ट्रांसवाल ब्रांच एंड कई बार उन्हें अरेस्ट भी किया गया अपने प्रोटेस्ट की वजह से जब उन्होंने इस अफ्रीकन एएनसी की यूथ लीग फाउंड की। एंड कई बार अपने प्रोटेस्ट की वजह से, डिफेंस कैंपेन्स की वजह से, एंटी अपार्थीड डिफेंस कैंपेन की वजह से अरेस्ट किया गया। एंड ऑल्सो ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 27 ईयर्स। फिर उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से प्रेसिडेंट थे FWD क्लर्क, जिन्होंने उन्हें 1990 में उन्हें रिलीज़ किया जेल से। एंड उसके बाद उन्होंने साथ में नेगोशिएट किया टू एंड दी अपार्थीड। और 1994 में पहली बार मल्टी रेशियल जनरल इलेक्शंस हुए थे, वो ऑर्गेनाइज किए थे नेल्सन मंडेला ने अलॉन्ग विथ FWD क्लर्क, जो कि उस टाइम प्रेसिडेंट थे।
एंड मंडेला वॉज द लीडर फ्रॉम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड he led the ANC to victory, and he became the first black president of South Africa. अब प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस करे टू कॉम्बैट पॉवर्टी और लैंड रिफॉर्म से encourage करने के लिए, एंड हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सपैंड करी एंड अपार्थीड को कम्प्लीटली ख़त्म किया, एंड जिसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। और इसके लिए अफ्रीकन्स उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि अपार्थीड को लेकर के कैसे ऑपोजिशन और प्रोटेस्ट हुए बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में अब अपार्थीड की पॉलिसी, जब पॉलिटिकल लीडर्स ही सपोर्ट कर रहे थे अपार्थीड को, इनफैक्ट एनकरेज कर रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फॉर द जनरल पब्लिक टू स्टार्ट एनी मूवमेंट अगेंस्ट सच पॉलिसीज़। अब कोई भी, जैसे अब वहाँ पर ऐसा था कि कोई भी इस पॉलिसी को अपोज करे तो उन्हें कम्युनिस्ट बोलकर एक्यूज़ किया जाता था, एंड ऑफ कोर्स ब्लैक्स का तो सवाल ही नहीं उठता। ब्लैक्स वर टॉर्चर्ड बैडली, बहुत ही वायलेंस का यूज़ किया जाता था उनको सप्रेस करने के लिए। अब इस ऑपरेशन की वजह से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी हेल्पलेस थी। अब क्या हुआ, एक्टिविस्ट एल्बर्ट ल्यूथली ने एक प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जहाँ पर अफ्रीकन्स जो थे उन्होंने काम ही बंद कर दिया ऑन सर्टेन डेज। इस तरह के, अब इस मूवमेंट की वजह से ऑफ कोर्स वाइट्स की लाइफ इफेक्ट होने लगी, एंड अफ्रीकन्स ऑल्सो स्टार्टेड टू ब्रीच द लॉज। उन्होंने एक सिस्टमैटिक ब्रीच ऑफ लॉज स्टार्ट करा। अब उसके बाद क्या हुआ कि 8,000 ब्लैक्स को अरेस्ट कर लिया गया, एंड लूथली को भी जेल हुई, एल्बर्ट लूथली को भी जेल हुई, एंड द कैंपिंग वाज कॉल्ड ऑफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट क्या हुआ कि एएनसी ने एक कोएलिशन फॉर्म किया विथ एशियन एंड कलर्ड ग्रुप्स, जहाँ पर उन्होंने एक मैसिव ओपन एयर मीटिंग करी थी ऑर्गेनाइज इन क्लिप टाउन नियर जोहान्सबर्ग। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर डिसाइड हुआ, वहाँ पर एक बनाया गया फ्रीडम चार्टर। अब इस गैदरिंग में बिफोर द, अब ये कब हुआ, क्योंकि इसके बाद फ्रीडम चार्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद पुलिस ने इस गैदरिंग पे अटैक किया। अब इसमें क्या हुआ, इस चार्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या डिमांड्स थी एएनसी की। सबसे पहले तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, लाइक वाइट्स और ब्लैक्स सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम ऑफ असेंबली, मूवमेंट, स्पीच, रिलीजन एंड प्रेस, तो ब्लैक्स को भी ये सारी फ्रीडम मिले, along with the right to vote, because till now blacks were not given even that right to work with equal pay for equal work, blacks को inferior पे किया जाता था, and 40 hour working week और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे, फ्री मेडिकल केयर मिलनी चाहिए, एंड कंपल्सरी एंड इक्वल एजुकेशन फॉर बोथ ऑफ देम। अब ये चार्टर वेरी सून, इस चार्टर को एएनसी का मेन प्रोग्राम बना दिया गया। अब इसके बाद भी कई सारे मूवमेंट्स हुए, जैसे कि 1957 का बस बॉयकॉट। अब इसमें क्या हुआ कि बस फेयर्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग द बस फेयर, जो अफ्रीकन्स थे उन्होंने वर्क के लिए अपने टाउन से जोहान्सबर्ग तक रोज़ वो 10 माइल्स चल के जाते थे इंस्टेड ऑफ पेइंग द बस फेयर, बिकॉज इट वॉज इंक्रीज्ड, द बस फेयर्स वॉज इंक्रीज्ड। तो 3 महीने तक उन्होंने ऐसा किया अंटिल द फेयर्स वर रिड्यूस्ड। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था, एंड दैट वाज द शार्पविल मैसेकर। अब इसमें क्या हुआ, 1960 के अराउंड जो प्रोटेस्ट थे दे रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स, एकदम क्लाइमैक्स पे पहुंच गए थे। सबसे ज़्यादा नुकसान सब यहीं पे हो रहा था। चाहे चाहे बात कर ली जाए अगर ब्लैक्स की, तो ब्लैक्स भी सबसे ज़्यादा एक्टिव इसी टाइम पे हुए थे अबाउट देयर राइट्स, एंड
वाइट्स को भी सबसे ज़्यादा फियर इसका लगने लगा था। वाइट्स को, पॉलिटिशियंस और पुलिस को भी सबसे ज़्यादा फियर लगने लगा था कि अब ब्लैक्स अपने लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ने लगे हैं। सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट पे हुआ था। एंड इट वाज द इंसिडेंट एट एक ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था शार्पविल पे, जहाँ पर पुलिस ने काफ़ी मर्सीलेसली फायरिंग कर दी। एंड वहाँ पर पुलिस ने अटैक कर दिया एक तरह से, एंड कई सारे इनोसेंट लोगों को मार दिया, इंक्लूडिंग 67 अफ्रीकन्स। कई 67 अफ्रीकन्स को मार दिया गया ब्रूटली फायर करके। और इसके बाद 15,000 अफ्रीकन्स को अरेस्ट कर लिया गया था और ANC को बैन कर दिया गया था। अब इस ब्रूटल ट्रीटमेंट के बाद कई सारे ब्लैक लीडर्स ने डिसाइड किया कि वॉयलेंस का जवाब हम वॉयलेंस से देंगे, इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला। और इसी इंसिडेंट की वजह से नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया गया था एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जहां उन्होंने 27 ईयर्स जेल में स्पेंड किया, प्रिजन में स्पेंड किया। अब नेल्सन मंडेला तो जेल में थे, तो एल्बर्ट लूथली ने अपना नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चालू रखा एंड उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी लेट माय पीपल गो, जिसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला। 1967 में उनका भी मर्डर कर दिया जाता है, ऐसा मानते हैं, बट अथॉरिटी कहती है कि वो जानबूझकर अपने आप से ट्रेन के सामने आ गए थे। अब साउथ अफ्रीका में काफ़ी टाइम तक प्रोटेस्ट चलते रहे। नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया हो। सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे OAU की।